हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर सकें तो ऐसा बिल्कुल सिमिलर टॉपिक हमने क्लास 10th में मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा था। मैग्नेट, एक मैग्नेट की वजह से एक जो स्पेसिफिक रीजन होता है जिसके विद इन उस मैग्नेट का इफेक्ट दिखता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करते थे। तो ऐसा बिल्कुल सिमिलर यहां पे भी हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है, इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन व्हिच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। इसका मतलब क्या है कि ये भी वही एक रीजन है जो कि एक किसी भी चार्ज की वजह से उसके सराउंडिंग में अगर हम कोई भी और दूसरा चार्ज लेकर आए तो वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को फेस करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग बनाया है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि चार्जेस की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे पॉजिटिव अलग रह सकता है और नेगेटिव अलग रह सकता है, लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं होता था। मैग्नेट में साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल का होना जरूरी होता था ना। अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे हमने वहां मैग्नेट में पढ़ा था कि नॉर्थ पोल में से सारी फील्ड लाइंस बाहर निकलती थी और वो जाके साउथ में मर्ज हो जाती थी। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होता है। यहाँ पे पॉजिटिव में से सारी फील्ड लाइन बाहर निकलती है और नेगेटिव में सारी फील्ड लाइन एंटर होती है। अगर हम इसको कंबाइन करके बनाएं तो हम ये चीज सिमिलर बिहेवियर हम देख सकते हैं। हम इसे आगे देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल सेम डायग्राम हम ऐसे बाइपोलर लेंगे जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वो हम बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की फील्ड लाइंस बनती हैं। लेकिन अभी हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नेगेटिव है जिसके बिल्कुल अराउंड सराउंडिंग में मैंने क्या किया है, एक फील्ड लाइन ड्रॉ की है। एक फील्ड लाइन जो होती है वो सरफेस से हमेशा नॉर्मल होगी, पहली चीज। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फील्ड लाइन है इसके बीच में अगर मैं कोई भी एक चार्ज लेकर आऊं, ठीक है, अगर मैं कोई भी चार्ज लेकर आऊं तो वो क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दिस फील्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन फेस करेगा। और बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर यहाँ पे भी होगा कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फेस करेगा। तो ये वो रीजन है जिसके विद इन ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है कोई भी एक अदर चार्ज अगर वो उस रीजन में आता है बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस। तो यहाँ पे एक दो छोटे छोटे टर्म्स हमको समझने होंगे, जिसको पहले टर्म को कहते हैं सोर्स चार्ज, दूसरे को कहते हैं टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सोर्स चार्ज क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में समझ सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है पहले ये समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब जैसे कि अभी हमने डिफाइन किया कि जो फील्ड लाइन हमने बनाई है ये क्या डिफाइन करी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन डिफाइन कर रही है। ओके, तो इसके विदन कोई भी अगर चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी हमने बोल दिया। लेकिन हमें जानना है कि बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, ठीक है, जो सेंट्रल चार्ज है जिस चार्ज की वजह से हमें फोर्स देखना है उसे हम हमारा सोर्स चार्ज कहते हैं। ठीक है, इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे अगर मुझे जानना है कि उस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या उस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से उधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उसके लिए हम किसी एक टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का चार्ज होता है जिसका अपना कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, बिकॉज अगर हम यहाँ कोई बड़ा चार्ज रखेंगे तो बड़ा चार्ज रखने की वजह से उसका अपना एक फील्ड होगा और उसका एक अपना फोर्स होगा, जिसकी वजह से इसका एक इफेक्ट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, और एक एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें चाहिए बिकॉज ऑफ ओनली दिस फील्ड लाइन वो हमें कभी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए इसे हम अपना सोर्स चार्ज कहते हैं, जो भी हमारा सेंट्रल चार्ज होगा जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है, और जहां पे भी हमें फील्ड इंटेंसिटी देखनी है उसे हम हमारा टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर यहां पे भी ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज है। अब इससे क्या होगा, जब तक मैं कोई चार्ज वहां रखूंगा नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कितना फोर्स है, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी कि हमें फोर्स निकालने के लिए दूसरा चार्ज भी चाहिए और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी चाहिए। अगर हम डिस्टेंस डिफाइन करें तो जितना क्लोज होगा R जितना कम होता है हमारा फोर्स उतना ज्यादा होता है। तो ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो सकती है। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो E को, जिसे हम E वेक्टर कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम इसको E वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या होता है, वो होता है F वेक्टर बाय Q नॉट। F वेक्टर अगर हम इसको आगे फर्दर लेके चल सके तो यहाँ पे K Q क्या है, सेंट्रल चार्ज है, जो मैंने बताया सोर्स चार्ज है हमारा, और दूसरा Q नॉट विच इज आवर टेस्ट चार्ज।
अब अपॉन में जो उसके बीच का डिस्टेंस है दैट इज आर स्क्वायर, और इसको हमें क्या करना है 1/q0 से या फिर q0 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम Q0 से Q0 को कैंसिल कर देंगे, तो हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नया एक्सप्रेशन मिल जाएगा दैट इज KQ/R², जहां पे आप जानते हैं कि K की वैल्यू होती है 1/4πε0Q/R²। तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे और फिर हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आप पहले से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो अब हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिफाइन करता है, उस रीजन को जो डिफाइन करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ पाथ straight or a curve is in electric field such that the tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे अभी। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और पेयर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया है। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि हम बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड से इसे कंपेयर कर सकें। जैसे इसे मान लो नॉर्थ पोल, इसे साउथ पोल, और जैसे नॉर्थ पोल में से फील्ड लाइन निकलती थी और साउथ में एंटर होती थी, वैसे ही कुछ हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकल रही है और नेगेटिव में एंटर हो रही है। नेगेटिव से जाने नेगेटिव में सारी फील्ड लाइन अंदर आते हुए दिखेंगी और पॉजिटिव से सारी फील्ड लाइन बाहर जाती हुई दिखेंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है। इसमें कई बार क्वेश्चन ही पूछ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस कर्व क्यों होती है। तो अगर आप एक चीज देखें कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज या किसी भी नेगेटिव चार्ज या किसी ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के बीच से अगर हम देखें तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, बिकॉज हमारा जो E है उसका फॉर्मूला होता है, तो जब तक हमारा R 0 to इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा, ठीक है, या तो ये 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनाइट, या फिर ये इनफिनाइट हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर इसके बीच में कोई भी रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, तो यहां पे जब भी कोई वैल्यू होगी R की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। तो इसलिए अगर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी को डिफाइन कर रही है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होगा। उसके बाद हम अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज एंड एंड एट नेगेटिवली चार्ज। तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में एंटर हो रही है। उसके बाद tangent to the electric field line at any point gives the direction of electric field intensity at that point। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने यहाँ बात की कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ पे Q0 रखूंगा और Q0 की हेल्प से, या फिर लेट्स से हम इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं Q0, ठीक है। तो Q0 की हेल्प से मैंने क्या किया, यहां पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, ओके, विद द रिलेशन E is equal to KQ/R²। अब ये तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो लेकिन यहाँ पे अगर ये डायरेक्शन निकालनी पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टैंजेंट जिस तरफ भी डायरेक्ट करेगा वो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। तो उसके बाद नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टी हमने बायनेट में पढ़ी थी, दो फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, कि अगर ऐसा हो जाए, अगर मान लो कि दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कि यहां से एक फील्ड लाइन आई और यहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है फॉर एग्जांपल, तो जब वो इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे हमारे पास दो टेंजेंट होंगे, यानी कि एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक क्वांटिटी की दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये कभी भी नहीं होगा कि एक पॉइंट पे कभी भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये भी हमने डिस्कस किया ही था पीछे ही कि यहाँ पे ये जितनी भी निकलेंगी सरफेस से नॉर्मल होकर निकलेंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर का डायग्राम बनाया है। आप इसमें एक पॉजिटिव पॉजिटिव का डायग्राम और एक नेगेटिव नेगेटिव का डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये आप अपने लिए एक होमवर्क समझे
इन डायग्राम को आप बना के उसकी फोटो क्लिक करके आप चार्ट में या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको वहीं पे बता दूंगा कि ये सही है नहीं है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप ऐसे एनसीईआरटी की हेल्प भी ले सकते हैं, वहां पे आपको पॉजिटिव पॉजिटिव पे डायग्राम मिल जाएगा और बिल्कुल सिमिलर नेगेटिव नेगेटिव पे डायग्राम भी होता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम जो हमने रिलेशन पढ़ा था अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करता है, जो रिलेशन है E = 1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ पे Q हमारा सोर्स चार्ज होगा, R होगा डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि उससे डिस्टेंस कितना है सोर्स चार्ज से। अब अगर इसे हम वेक्टरली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बस एक डिफरेंस आएगा कि हम इसे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे r0 लिया है और वो जो r0 होगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। अब एक रिलेशन अगर हमें डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि ए और आर के बीच रिलेशन क्या है, अगर मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक कांस्टेंट चार्ज के लिए, तो अगर हमारा Q कांस्टेंट है 1/4πε0 कांस्टेंट होता ही है, तो ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि E का इनवर्स रिलेशन है r² के साथ, और जिसके लिए हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन बैलेंस्ड ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन अ पैरेलल चार्ज प्लेट्स व्हिच आर 5 mm apart. The mass of oil drop is 3.2 into 10⁻16 kg and take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हमें एक पैरेलल प्लेट दे रखे हैं दो, ठीक है, जिसपे हम अभी कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव मान लेते हैं क्योंकि ऐसा हमने स्पेसिफिक नहीं किया। उसके बीच में एक ऑयल ड्रॉप है जो कि बैलेंस पोजीशन पर है, तो लेट्स से ऑयल ड्रॉप है जो कि नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये नेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, और वहीं इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब ये अगर बैलेंस्ड है तो बैलेंस का मतलब क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस का बराबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस पोजीशन मतलब ये इस जगह से मूव नहीं कर रहा, यानी कि इसके ऊपर जो दोनों तरफ से डायरेक्शन फोर्स लग रही है वो क्या है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें दे रखा है ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का विच इज d, तो d इक्वल्स टू 5 mm। इसको हम 5 इंटू 10⁻³ मीटर पे लिख सकते हैं। फिर हमें दे रखा है मास, तो मास दे रखा है हमें किसका, ऑयल ड्रॉप का, तो ये है 3.2 इंटू 10⁻16 kg। फिर g की वैल्यू हमें दे रखी है g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, सिंस हमें पता है that from the given information we can say that F जो कि अपवर्ड लग रहा है, या फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिफाइन कर लेता हूं मैं, वो F जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, यानी कि इसके वेट की वजह से लग रहा है, उसके बराबर होना चाहिए। ओके, नाउ सिंस हमने यहां पे देखा एक जब रिलेशन डिफाइन किया था, वी नो दैट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो F/Q0 होता है। ओके, तो अगर हम यहां से F का रिलेशन निकालें फर्दर, तो F हमारा हो जाएगा QE के बराबर। ओके, तो हम यहां पे F की वैल्यू पुट कर देते हैं जहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो पुटिंग द वैल्यू, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में अगर हम यहां पे F की जगह QE पुट कर दें विच इज इक्वल टू mg, और यहां से E इक्वल टू निकल आएगा mg अपॉन Q। नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है विच इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻16। G हमें दे रखा है दैट इज 10। Q के लिए हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज सिस्टम में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से
मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा उससे वाटर ड्रॉप का। अब हम इसे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 10 से 10 कट गया, 1.6 से 3.2 कट जाएगा 2 पे, और हमें इसे 10 सॉल्व कर लें तो अगर ये ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस में 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाली। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी है, और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल में भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल का भी आप कीजिए, और आपकी और प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब आप इस पे जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।